हेलो एवरीवन। ये जो हमारी बुक है BEGC 134 रीडिंग द नोवेल। आज हम इसके ब्लॉक जो फर्स्ट है द नोवेल एंड इंट्रोडक्शन, इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। मैं आज आप सभी को इस वाले 4 यूनिट्स में से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको वो करा रही हूँ, और साथ में भी बताऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है और उसके लिए हम किस टाइप से आंसर लिखेंगे। मैं आपको ब्लॉक फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ इस वाले वीडियो में। चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि शॉर्ट्स नोट्स आएंगे, मतलब नोट्स लिखने आएंगे इस वाले पेपर में, जो कि 5 मार्क्स का होगा। एक नोट मतलब वो हमको कोई भी टॉपिक दे देंगे। जैसे मैंने आपके लिए बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। ये सारे 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। एक सबसे पहले है टाइम इन ए नोवेल। ये एक टाइम इन ए नोवेल क्वेश्चन है। हमको बताना है कि नोवेल में टाइम क्या होता है। और ये सेम क्वेश्चन इसके जैसा एक और है जो 7th नंबर है, प्लेस इन ए नोवेल। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको मैं इनका आंसर अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, टाइम एंड प्लेस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 7, उससे रिलेटेड ये हमारा आंसर है। Time and place. The action of a novel, like that of any other human activities, has to be located in time as well as place if it has to make any sense to us. हमको ये बताना है कि नोवेल में टाइम और प्लेस किस लिए यूज़ किया जाता है, इसके थ्रू हमको क्या पता चलता है नोवेल में। ए नोवेल प्रेजेंट एक्शन ऑन ए फेयरली ब्रॉड स्केल, ए नंबर ऑफ टाइम सीक्वेंस एंड लोकेशन ऑफन कम इनटू द प्ले. It needs to be pointed out here that the action of a novel can move either in a linear fashion or in disjunction manner. ये बता रखा है कि जो हमारी नोवेल में जो हमारा मतलब कि जो इवेंट्स की जो सीरीज़ होती है वो लीनियर फैशन में भी हो सकती है और मतलब अलग भी हो सकती है, डिसजंक्शन मैनर में भी हो सकती है। इनको बता रखा है। टाइम और प्लेस अपनी वैल्यू रखते हैं किसी भी नोवेल में। टाइम के थ्रू हमको ये पता चलता है कि किस टाइम में नोवेल लिखी गई है, वो प्लेस में पता चलता है कि नोवेल में जो भी नोवेल हम पढ़ रहे हैं उसमें किस प्लेस को लिया गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं जो हमारा ये है सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, राउंड कैरेक्टर। जैसे कि हमने एक सेम क्वेश्चन और है इसमें, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। ये देखते हैं हम अभी। सबसे पहले हम देखते हैं राउंड कैरेक्टर के बारे में। क्या होता है राउंड कैरेक्टर? राउंड कैरेक्टर ऑन द अदर हैंड आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आइडियाज़ और क्वालिटीज़। जो राउंड कैरेक्टर होता है कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे आइडियाज़ का और क्वालिटीज़ का। दे डू नॉट डिराइव फ्रॉम एनी ग्रुप, ये किसी ग्रुप से नहीं बना है। दे हैव ए स्पेसिफिक सेंस और पर्सनल आइडेंटिटीज़, इसकी खुद की अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी है। और ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्ड, डेट्स एंड एटीट्यूड, मतलब उसकी खुद की उसकी एक आइडेंटिटी है जिसके थ्रू वो अपने वर्ड्स, डेट्स मतलब काम और एटीट्यूड अपना बनाता है। एंड फाइनली राउंड कैरेक्टर आर 3 डायमेंशनल है ये, एंड हैव टू पावर टू सरप्राइज अस थ्रू एन अनएक्सेप्टेड एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसके पास पावर होती है ये अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते, उस टाइप से ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब जो हमारा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, अब मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ, जिसमें कि हम 2 टाइप्स की बात करते हैं, फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर तो मैंने आपको अभी बताया है, तो अब हम एक बार फ्लैट कैरेक्टर को और देख लेते हैं। फ्लैट कैरेक्टर आर यूजुअली बिल्ड अराउंड ए सिंगल आइडिया और क्वालिटी। मतलब जो फ्लैट कैरेक्टर होता है वो सिंगल आइडिया की बात करता है, एक सिंगल क्वालिटी की बात करता है। वही जो राउंड कैरेक्टर होता है वो सेवरल आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ और क्वालिटी की बात करता है। दे ड्राइव फ्रॉम ए सेंस ऑफ ए कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रॉम द टाइप और ग्रुप टू विच शी बिलोंग्स। मतलब ये किसी कलेक्टिव आइडेंटिटी से ही डिराइव हुआ है फ्लैट कैरेक्टर। बट ये जो राउंड कैरेक्टर है दे डू नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी ग्रुप, ये किसी ग्रुप से ड्राइव नहीं हुआ है, किसी ग्रुप से बना नहीं है। एंड फाइनली फ्लैट कैरेक्टर आर 2 डायमेंशनल। फ्लैट कैरेक्टर तो हमारा 2 डायमेंशनल होता है और जो हमारा राउंड कैरेक्टर होता है ये हमारा 3 डायमेंशनल होता है।
एंड सो डू नॉट अंडरगो चेंज इन द कोर्स ऑफ ए नोवल। तो इसलिए कोई भी चेंज नहीं करता है ये नोवेल में जो फ्लैट कैरेक्टर है। ये हमारे हो गए हैं। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से हमने देखा है टाइप ऑफ कैरेक्टर, जिसमें एक तो हमने ये क्वेश्चन देखा है, फिर हम देखा है राउंड कैरेक्टर क्या होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ प्लॉट, कि प्लॉट के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लॉट होता क्या है। प्लॉट इज़ द वे एन ऑथर क्रिएट्स एंड ऑर्गेनाइज ए चेन ऑफ इवेंट इन ए नैरेटिव। मतलब कि एक सीरीज़ होती है, इवेंट्स की चेन बना दी जाती है, इवेंट्स की चेन बन जाती है, उसी को प्लॉट बोला जाता है। इन शॉर्ट, प्लॉट इज़ ए फाउंडेशन ऑफ ए स्टोरी। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट एक फाउंडेशन होता है, एक फाउंडर होता है स्टोरी का। द प्लॉट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। प्लॉट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जिसका फर्स्ट पार्ट है एक्सपोजिशन, द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी बिफोर द एक्शन स्टार्ट। मतलब कि जो एक्सपोजिशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वही हमारा एक्सपोजिशन होता है। नेक्स्ट क्या है? राइजिंग एक्शन, ये हमारा सेकंड पार्ट है प्लॉट का। द सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी दैट लीड्स टू द क्लाइमैक्स। एक सीरीज़ होती है इवेंट्स की जो कॉन्फ्लिक्ट करती है स्टोरी को एंड लीड्स टू क्लाइमैक्स, और उसको क्लाइमैक्स की तरफ लेके जाती है। कौन लेके जाता है? राइजिंग एक्शन लेके जाता है स्टोरी को क्लाइमैक्स की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट हमारा क्या है? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स तो आपको पता है क्या होता है? क्लाइमैक्स द टर्निंग पॉइंट एंड द मोस्ट इंटेंस मोमेंट आइदर मेंटली और इन एक्शन। टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी स्टोरी का जो क्लाइमैक्स होता है, और द मोस्ट इंटेंस मोमेंट होता है, मेंटली भी हो सकता है वो, और वो हमको मतलब एक्शन के थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं। नंबर 4 क्या है हमारा? फॉलोइंग एक्शन। फॉलोइंग एक्शन क्या है? ऑल द एक्शंस विच फॉलो द क्लाइमैक्स। जो सारे एक्शन जो क्लाइमैक्स से होते हुए जो उसको कंक्लूजन की तरफ लेके आते हैं, वो सारे हमारे फॉलोइंग एक्शन में आएंगे। नंबर 5 क्या है हमारा? रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन मीन्स क्या होगा यहाँ पे? रिसोल्यूशन मीन्स होता है द कंक्लूजन, द टाइम टुगेदर ऑफ ऑल द थ्रेड्स। मतलब रिसोल्यूशन मतलब होता है वो मतलब कंक्लूड कर देंगे अपनी स्टोरी को, यहाँ पे लास्ट में आके उसको रिसोल्यूट कर देंगे, और जितने भी थ्रेड्स मतलब जितने भी स्टोरी के इवेंट्स इधर उधर बिखरे हुए थे उन सबको वो टाइम कर देंगे, उन सबको एक जगह पे बांध देंगे, उन सबको वो कंक्लूड कर देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है स्टाइल। ये स्टाइल अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये देखिए, स्टाइल इज़ द यूनिक वे इन विच ईच नॉवेलिस्ट यूजेज लैंग्वेज टू नरेट द स्टोरी और कम्युनिकेट हिज हर आइडिया। मतलब स्टाइल एक तरीका है जिसका यूज़ करके जो नॉवेलिस्ट होता है वो अपनी स्टोरी को नरेट करता है, उसको लिखता है। स्टाइल अलाउज द ऑथर टू शेप हाउ द रीडर एक्सपीरियंस द वर्क। स्टाइल एक तरीका होता है जो ऑथर को ये मतलब परमिशन देता है कि वो अपने एक्सपीरियंस को रीडर तक पहुंचा सके। फॉर एग्जाम्पल, वन राइटर में यूज सिंपल वर्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस, while another may use different vocab and elaborate sentence structure। मतलब कि एक दो राइटर हैं यहाँ पे, एक राइटर तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहा है, और तो दूसरा अनदर राइटर है उसने डिफ़िकल्ट वोकैब यूज़ की है और बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज उसने यूज़ की है। इवन द थीम ऑफ द बोथ वर्क्स आर सिमिलर। मतलब इवन थीम भी यदि सेम होगी उसके बाद भी अलग अलग ऑथर की जो उसकी नरेट करेंगे वो कुछ भी लिखेंगे उसमें हमेशा हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि बेशक से थीम एक हो बट अलग अलग ऑथर उसको लिखेगा तो हर एक में अलग अलग हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि सब अलग अलग स्टाइल्स यूज़ करते हैं राइटिंग में। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द पोस्ट कॉलोनियल नॉवल क्या थी। ये अभी मैं आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन है, द पोस्ट कॉलोनियल नॉवल का ये आंसर है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज़ द लिटरेचर ऑफ बाय पीपल्स फ्रॉम फॉर्मली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़।
मतलब कि यदि हम बात करें हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की, तो क्या होता है ऐसा लिटरेचर जो कि कॉलोनियल मतलब जो औपनिवेशिक जो देश थे उनके लोगों ने अपनाया, वही वही लिटरेचर है ये। इट एग्जिस्ट ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका, मतलब हर एक महाद्वीप हर एक कॉन्टिनेंट तक ये पहुंचा लिटरेचर, बट छोड़ के किसको, अंटार्कटिका को छोड़ के। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन एड्रेसेस द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के बारे में बताता है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डीकोलोनाइजेशन ऑफ ए कंट्री, ये बताता है कि किस कारण से मतलब वहाँ पे डीकोलोनाइजेशन हुआ है किसी भी कंट्री में, उसको बताता है। स्पेशली क्वेश्चन रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर्मली सब्जुकेटेड पीपल्स, वो बताता है कि क्या रीज़न रहे कि वहाँ के जो पीपल्स हैं उन्होंने कोई पॉलिटिकल इशू रहा या कल्चरल इशू रहा, उन्होंने किस वजह से वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को डीकोलोनाइज्ड होना पड़ा। इसके अलावा इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे और भी हैं, भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा। द नोवेल हैज़ बीन aesthetic object of choice for a majority of post-colonial scholars, मतलब जो स्कॉलर हैं हमारे, जो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, जो राइटर थे, वो मतलब उनकी चॉइस क्या थी, वो मतलब वो एस्थेटिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। उनकी मेजोरिटी यही थी कि मतलब सौंदर्यात्मक लिखा जाए, इस टाइप से लिखा जाए। वाइल पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैव बाय no means failed to produce poetry, nor have critics in the field entirely neglected verse. It is the novel and study of the novel that have had the greatest influence in the field. Post-colonial scholars do not limit their interest. उन्होंने अपने इंटरेस्ट को उन्होंने लिमिट नहीं किया, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट की कोई सीमा नहीं बांधी इन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एंड आइडेंटिटीज़ के लिए टू द नोवेल्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल नेशन के लिए। एडवर्ड सैड हैज़ रिटर्न ऑन द नोवेल ऑफ एम्पायर, जो एडवर्ड थे उन्होंने नोवेल लिखी एम्पायर के लिए। एग्जामिनिंग द वे दे रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पायर एंड कॉलोनी, जिसमें उन्होंने एग्जामिन किया है एम्पायर और कॉलोनी के रिलेशनशिप को। ये हमारा क्वेश्चन था, द पोस्ट कॉलोनियल नोवेल्स। आगे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी नोवेल क्या होती है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड, मतलब इस एरिया के थ्रू उन नोवेल्स को अलग अलग क्लासीफाइड कर रखा है, तो ये एक उसका टाइप है नोवेल का। द एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड दे आर क्लोज टू सच एज सोशोलॉजिकल नोवेल, साइकोलॉजिकल नोवेल, पॉलिटिकल नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल, रिलीजियस नोवेल एंड साइंस फिक्शन। मतलब ये आपको देखना छोटा सा लग रहा है, बट आप इस टॉपिक से आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, आपको ये आइडिया मिल जाएगा यहाँ से कि एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, जैसे सोशलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, पॉलिटिकल्स नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, रिलीजियस नॉवेल्स, साइंस फिक्शन। मतलब आप इनसे रिलेटेड आप बहुत सारा लिख पाओगे इस वाले में, क्योंकि इस वाली बुक में मतलब मैंने नेट पर भी सर्च किया तो मतलब इतना ही दिखा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और कुछ मिला नहीं मेरे को। कुछ मैंने बहुत बार सर्च किया इस टॉपिक को लेके, तो मेरे को इतना ही मिल पाया है। आप हम इन्हीं का यूज़ करके हम अच्छे से लिख पाएंगे इस वाले क्वेश्चन के आंसर को। आगे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, द नोवेल इन द 20th सेंचुरी। ये देखिए, द नोवेल इन द 20th सेंचुरी, द 20th सेंचुरी bore witness to the emergence of varied perspective in the field of learning। मतलब जो 20th सेंचुरी की जो लिटरेचर था, जो नोवेल थी, वो बोर करने वाली थी, मतलब कि बहुत सारे यदि हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो बोर करने वाली थी लर्निंग के फील्ड में। बट जो इंडियन लिटरेचर था, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो था, उसने इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाया अपना खुद का इन द वर्ल्ड लिटरेचर में। किसने बनाया था अपना एक अलग से पहचान, किसने बनाई वर्ल्ड में? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ने अपनी एक अलग से अपना स्टेटस बनाया। हिस्टोरिकल कंडीशन शेप लिटरेरी ट्रेंड्स एंड फॉर्म्स एंड और इन टर्न शेप्ड बाय देम इन सिग्निफिकेंट मैनर। जो हिस्टोरिकल कंडीशन थी उस टाइम पे अपने देश की, उन सब ने मिलके एक लिटरेरी ट्रेंड, एक फॉर्म बना दिया,
और अपनी जो अपना जो एक लिटरेचर था उसको एक मतलब उसको एक अच्छे तरीके में उन्होंने पेश किया पूरे वर्ल्ड के सामने। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नैरेटिव मोड। ये देखिए, ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, जब मैंने आपको हर यूनिट कराई है उसके दौरान, फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको एक बार। नैरेटिव मोड क्या होता है? द नैरेटिव मोड, ऑल्सो नोन एज द मोड ऑफ नरेशन, इसको नरेशन मोड भी बोला जाता है, इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ ए लिटरेरी, सिनेमैटिक एंड म्यूजिकल पीस विच डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड बाय द ऑथर टू कन्वे देयर स्टोरी टू द ऑडियंस। मतलब ये नैरेटिव मोड क्या होता है? जैसे लिटरेरी फॉर्म हो गया, सिनेमैटिक हो गया, म्यूजिकल पीस हो गया, इनको डिस्क्राइब किया जाता है स्टोरी में, और इसी मेथड को बोलते हैं नैरेटिव मोड। जो ऑथर होता है उसको डिस्क्राइब करता है। इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। 2 टाइप्स होते हैं इसके, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड, थर्ड पर्सन नैरेटिव मोड। फर्स्ट पर्सन में क्या है? द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द नरेटर के थ्रू इसको एक्सप्रेस किया जाता है, रेफरिंग टू द फोकल में सेंट्रल कैरेक्टर एज आई इफ सिंगुलर एंड वी इफ प्लूरल। मतलब यदि जो सेंट्रल कैरेक्टर है यदि वो आई है तो इट मीन्स दिस इज सिंगुलर, अगर वो वी है तो इट मीन्स दिस इज प्लूरल। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज यूज आई एंड वी, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा आई और वी यूज़ करता है। यहाँ पे सेकंड है थर्ड पर्सन नैरेटिव मोड। थर्ड पर्सन नैरेटिव प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑथर। तो थर्ड पर्सन नरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब ढील देती है ऑथर को लिखने के लिए। एंड दस द इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज नैरेटिव मोड, मतलब कॉमनली क्या यूज़ करते हैं हम हमेशा थर्ड पर्सन नैरेटिव मोड यूज़ किया जाता है नरेशन में। मतलब नरेशन मतलब यहाँ पे नैरेटिव मोड्स में। इन एवरी थर्ड पर्सन नैरेटिव मोड द कैरेक्टर आर रेफर्स टू एज ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ही, शी, इट, दे, बट नेवर एज आई एंड वी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन। मतलब हम हमेशा थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे को यूज़ करेंगे बजाय कि आई एंड वी के, क्योंकि आई और वी तो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है और यू हमेशा सेकंड पर्सन में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था नैरेटिव मोड, ये हमारा क्वेश्चन था नैरेटिव मोड वाला। इसको हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर था 11। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10th भी करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 9th भी हो गया, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। ये वाला क्वेश्चन रहता है हमारा 8th वाला क्वेश्चन। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। टाइम इन ए नोवेल हो गया है, राउंड कैरेक्टर भी हो गया है, टाइप्स ऑफ प्लॉट भी हो गया है, स्टाइल भी हो गया है, पोस्ट कॉलोनियल नोवेल भी हो गया है, ये वाला भी हो गया है, प्लेस इन नोवेल भी हो गया है। ये क्वेश्चन रहता है इसमें से 5 नंबर वाले क्वेश्चनों में से, नोवेल एज ए जर्न। क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नोवेल के टाइप होते हैं। मतलब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में 3 टाइप्स बताई थी नोवेल के, उनमें से एक टाइप ये है जर्न फिक्शन। जर्न फिक्शन ऑल्सो नोन एज द पॉपुलर फिक्शन है। ये इज ए टर्म यूज्ड इन द बुक ट्रेड्स फॉर फिक्शन वर्क, जिसको हम फिक्शन वर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑफ मेजर लिटरेरी फिगर्स हैव रिटर्न जर्न फिक्शन। जो मतलब मोस्टली जो लिटरेरी फिगर्स होते हैं उसको हम इसी में लिखते हैं जर्न फिक्शन में ही, सॉरी हम इसको जर्न फिक्शन में ही लिखते हैं। और जो हमारी जर्न है ये इसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोज, मतलब कि जो गद्य विधाएँ होती है वो वाली। सेकंड इज़ ड्रामा और थर्ड इज़ पोइट्री, जिसको हम पद्य में लिखते हैं, कविताएं। ये हमारा जर्न फिक्शन। इसके अलावा मैं आपको एक स्लाइड और दिखाती हूँ। ये देखिए, नोवेल एंड, यहाँ पे नोवेल और जर्न दोनों के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। नोवेल एंड इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव ऑफ कंसिडरेबल लेंथ एंड a certain complexity that details imaginary with human experience, usually through a connected sequence of event involving a group of person in a specific setting। मतलब बता रहे नोवेल के बारे में कि नोवेल क्या होता है। नोवेल एक प्रोज नैरेटिव है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती, जो बड़ी होती है, और जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो होती है, इसमें इमेजिनेशन का भी यूज़ किया जाता है और इसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये कनेक्टेड सीक्वेंस होती है इवेंट्स की, जो कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल से जो रिलेट करती है और जिसमें स्पेसिफिक कोई सेटिंग्स होती हैं। मतलब हर इसमें तरीके के यूज़ किया जाता है, एलिमेंट्स का ध्यान रख के इसको बनाया जाता है, इसको नरेट किया जाता है विद इन इट्स ब्रॉड फ्रेमवर्क।
जो जर्न होती है, द जर्न ऑफ ए नोवेल हैज़ एनकम्पोज्ड एन इंटेंसिव रेंज ऑफ टाइप एंड स्टाइल। जो हमारी जर्न होती है नोवेल, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रोमांटिक, रियलिस्टिक, हिस्टोरिकल, हॉरर भी हो सकती है, गोथिक भी हो सकती है, मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं। टू नेम ओनली सम ऑफ मोर इम्पोर्टेंट वंस, मतलब यहाँ पे कुछ ही नाम दे रखे हैं, तो जो जर्न होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ये हो गया हमारा नोवेल और जर्न में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि हमको किस टाइप से लिखना है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ जिसकी हेल्प करके आप अच्छे से लिख पाओगे। अब हमारा इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जो ये क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन यूज्ड बाय नोवेलिस्ट? कौन कौन से मेथड होते हैं जो एक नोवेलिस्ट यूज़ करता है कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस के दौरान, और हम उसको अच्छे से मैं आपको अभी दिखाती हूँ अच्छे से। पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टराइजेशन बोलते किसे हैं। कैरेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर इन फिक्शन और कन्वर्सेशन। प्रोसेस होती है जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है कैरेक्टर के बारे में इन फिक्शन में और कन्वर्सेशन में। दिस इज आवर प्रोसेस नेम इज कैरेक्टराइजेशन। देर आर टू वेज एन ऑथर्स कैन कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कैरेक्टर। टू वेज होते हैं जिसके थ्रू जो ऑथर होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है कैरेक्टर के बारे में। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, second is indirect method. When an author literally tells the audience what a character is like, जब author बताता है audience को कि कैरेक्टर क्या है, it is direct। तो ये कैसा है, इसे डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन होता है। ये मतलब क्लियर, बिल्कुल डायरेक्ट बात बता देते हैं कि कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टर कौन है। दिस में बी डन बाय नरेटर, किसके द्वारा किया जाता है ये, इसको नरेटर करता है। अनदर कैरेक्टर और बाय द कैरेक्टर हिम और हर, मतलब इसको नरेटर भी कर सकता है, कोई दूसरा कैरेक्टर भी कर सकता है, कोई भी कैरेक्टर इसको कर सकता है। सेकंड है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। इन दिस द ऑडियंस मस्ट डिड्यूस फॉर देमसेल्फ, जो ऑडियंस होती है वो खुद से ही कंक्लूड कर लेती है, ड्रॉ कंक्लूजन कर, मतलब कि ऑडियंस जो होती है वो यहाँ पे डिड्यूस कर लेती है व्हाट द कैरेक्टर इज लाइक, कि कैरेक्टर कौन सा है, थ्रू द कैरेक्टर थॉट एक्शन एंड स्पीक। मतलब इसके थ्रू वो उनकी पहचान कर लेते हैं कि कौन कौन, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर कौन है, ऑडियंस से बता देती है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्लाइड और है इससे ही रिलेटेड, मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं देखिए। The manner in which or the techniques employed by the novelist as far as characterization is concerned varies from novel to novel and from novelist to novelist। तरीका होता है जिसके थ्रू मतलब हमको पता चलता है कि हम कौन कौन से मेथड यूज़ करके हम अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं। ये एक मेथड होता है जिसमें कि फर्स्ट है नैरेटिव मेथड। इन द नैरेटिव मेथड द क्वालिटी of or trait of the character is described, narrated, evaluated or commented upon the novelist, upon by the novelist। मतलब जो नोवेलिस्ट होता है वही बता देता है कि मतलब कि मतलब उसको अच्छे से उस क्वालिटी बता देता है कैरेक्टर की, कि इस कैरेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो उसको अच्छे से मतलब उसके बारे में वो अच्छे से कमेंटेड कर देता है, कमेंट्स बताता है अच्छे से, उसको अच्छे से वो मूल्यांकन करता है अपने कैरेक्टर का, और उसको ऑडियंस को बता देता है। द नोवेलिस्ट ऑल्सो ऑफर्स द फाइनल असेसमेंट ऑफ ए कैरेक्टर मोटिव्स, एटीट्यूड और बिहेवियर ऑडिटीज़। जो नोवेलिस्ट होता है वो फाइनल असेसमेंट करता है कैरेक्टर के मोटिव्स की, उसके एटीट्यूड की और उसकी बिहेवियर की। वो मतलब क्या करता है, उसका असेसमेंट कर देता है अच्छे से। कौन कर देता है, नोवेलिस्ट कर देता है कैरेक्टर का। सेकंड है ड्रामेटिक मेथड। इन द ड्रामेटिक मेथड द क्वालिटी और ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर शोन और रिवील्ड थ्रू हिज हर वर्ड्स एंड एक्शन इन द सीरीज ऑफ ड्रामेटिक सिचुएशंस। तो इसी मेथड में होता है जो क्वालिटी और ट्रेट्स होती है कैरेक्टर की, उसको दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है थ्रू वर्ड्स के द्वारा और एक्शंस के द्वारा, इन ए सीरीज ऑफ ड्रामेटिक सिचुएशंस में बताया जाता है कैरेक्टर के बारे में। द रीडर इज ऑल्सो अलाउड हिज हर ओन कंक्लूजन
अबाउट द करेक्टर मोटिव्स एंड एटीट्यूड, मतलब जो रीडर होता है उसको भी इसमें परमिशन दे दी जाती है कि वो भी कंक्लूड कर सकता है, वो भी यहाँ पे करेक्टर के मोटिव्स और एटीट्यूड के बारे में बता सकता है। तो मतलब ये थे हमारे, मैंने आपको टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चन बताए हैं जो कि जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर फर्स्ट, उससे रिलेटेड आ सकते हैं पेपर में। ये मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं क्योंकि मैंने इसके लिए सर्च किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, या मतलब मेरे को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हैं, क्योंकि टोटल मतलब 4 या 5 क्वेश्चन ही आएंगे इनमें से, फर्स्ट वाले ब्लॉक में से। मोस्टली तो इसमें से ये आएंगे नोट्स लिखने, जो कि 5 मार्क्स के होंगे, मैंने आपको बता दिया है। दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का था टाइम्स इन ए नोवेल, नोवेल में टाइम क्या होता है, या नोवेल में टाइम मतलब टाइम की क्या वैल्यू होती है। सेकंड इज राउंड कैरेक्टर, मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के 2 टाइप्स होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ प्लॉट, प्लॉट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मैंने बताया था आपको। प्लॉट्स के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको पता स्टाइल, जैसे नोवेल में स्टाइल क्या होता है, कैसे स्टाइल को यूज़ करके जो नोवेलिस्ट होते हैं वो लिखते हैं, नरेट करते हैं अपनी स्टोरी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द पोस्ट कॉलोनियल नोवेल, मैंने आपको बताया कि इस वाले ड्यूरेशन में नोवेल कैसे लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी नोवेल क्या थी, मैंने आपको बताया इसके अंदर पॉलिटिकल नोवेल्स आ जाएंगी, हिस्टोरिकल नोवेल्स आ जाएंगी, सोशोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नोवेल्स, साइंस फिक्शन आ जाएगा, मतलब इसमें बहुत सारे टाइप की नोवेल आ जाएंगी, इसके बारे में हम अच्छे से लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्लेस इन ए नोवेल, प्लेस की क्या वैल्यू होती है नोवेल में, मतलब प्लेस के बारे में हम कैसे लिखें नोवेल के, यदि हम नोवेल को लिख रहे हैं तो हम। क्वेश्चन नंबर 8 नोवेल एज ए जर्न, मैंने बताया नोवेल को मतलब जो हमारा उपन्यास होता है, क्या हम उसको शैली बोल सकते हैं। पे जर्न का मतलब होता है शैली में लिखना, मतलब क्या हम उसको बोल सकते हैं, तो मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ कैरेक्टर 2 होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, मैं आपको दोनों अच्छे से बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 द नोवेल इन द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी में नोवेल कैसी थी, कैसे उसका बैकअप रहा, क्या कुछ रहा, मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 नैरेटिव मोड, मैं आपको बता चुकी हूँ। नैरेटिव मोड के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, मैंने आपको अच्छे से मैंने आपको अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन यूज्ड बाय नोवेलिस्ट, गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आएगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लेना आप सब। तो एक बार मैं आपको दोबारा से सारी मैं आपको एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ। ये सबसे पहले था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 7 प्लेस एंड टाइम। उसके बाद ये हमारा था राउंड कैरेक्टर क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था प्लॉट क्या होता है, प्लॉट का फर्स्ट टाइप है एक्सपोजिशन। उसके बाद ये हमारे देखिए, ये मैंने आपको बताया था इसके टाइप्स के बारे में। इसके टोटल 5 टाइप्स होते हैं, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रिसोल्यूशन, ये हमारे थे। इसके बाद हमने देखा स्टाइल, जो स्टाइल होता है नोवेल में, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये अच्छे से, ये था हमारा स्टाइल वाले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद ये देखिए द पोस्ट कॉलोनियल नोवेल के बारे में, ये वाली स्लाइड थी उसके बारे में। और एक यहाँ पे स्लाइड और है इसके बारे में, ये रही देखिए, ये मैं सब आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये था हमारा द एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड, जो था ये वाला टॉपिक, उसकी स्लाइड है। उसके बाद ये था टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, 2 टाइप्स होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर। इसके बाद ये देखिए द नोवेल इन द 20th सेंचुरी, नोवेल कैसे थी, ये मैंने आपको दिखाई वाली स्लाइड, उस वाले क्वेश्चन का आंसर है ये था हमारा नैरेटिव मोड, जिसे मैंने बताया था कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके अलावा ये आगे हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वो है कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको 2 वेज बताए थे जिसका यूज़ करके कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। लास्ट में हमने देखा था ये मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन कौन कौन से होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं, नैरेटिव मेथड, ड्रामेटिक मेथड, ये मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वो जो हमारा क्वेश्चन है नोवेल एज ए जर्न, उसका क्वेश्चन है ये, उसका आंसर है जर्न फिक्शन।
इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत यहाँ से भी पढ़ा था इन दोनों के बारे में कि क्या क्या कैसे कुछ होता है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये थे हमारे ब्लॉक नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिनके आने के पेपर में उम्मीद है। थैंक यू एवरीवन।